हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अली और आप देख रहे हैं न्यूरोटेक लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। वर्ड माइटोसिस ग्रीक वर्ड माइटोस से ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है थ्रेड। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर थ्रेड फार्मेशन यानी स्पिंडल फार्मेशन होती है। और प्रीवियसली हमने ए माइटोसिस पढ़ा था, तो उसके अंदर थ्रेड फार्मेशन नहीं होती। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर जब एक पेरेंटल सेल डिवाइड करता है तो उसमें से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पेरेंटल सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब ये सेल डिवाइड करता है तो इससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, और जो डॉटर सेल्स बने हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी वो सेम है। और उसके साथ साथ इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर पेरेंटल सेल के अंदर 46 हैं, तो जो डॉटर सेल्स बने हैं उनके अंदर भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और उसके साथ साथ इनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। मिसाल के तौर पे पेरेंटल सेल के अंदर फॉर एग्जांपल हम एक जीन की बात करें, टी कैपिटल और टी स्मॉल है, तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी सेम ही जीन्स होंगे, और इसी वजह से हम इनको आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहते हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन। अब यहाँ पर इनका जो क्रोमोसोम नंबर वो सेम है, उसी वजह से इनको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। और उसके बाद है माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, यानी जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में होती है, हैंस इट इज़ कॉल्ड सोमेटिक सेल डिवीजन, और उसी वजह से हम इसको सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं। सोमेटिक सेल्स कौन से हैं? ऐसे सेल्स जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हों, यानी हमारे बॉडी के सेल्स ओवरऑल जो हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट दी एग एंड स्पर्म। और उसके साथ साथ माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, यानी माइटोसिस के अंदर भी 2 स्टेप्स हैं। और फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ दी कैरियोकाइनेसिस, और जो सेकंड है दैट इज़ दी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। और उसके बाद है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज़ दी प्रोफेस, और वर्ड प्रो की मीनिंग भी फर्स्ट है। इन दिस फेस क्रोमेटिन कंडेंसेस। जब सेल डिवाइड नहीं करता तो उसके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन के सूरत में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होगा, यानी वो कॉइल होगा। और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं क्या? स्पाइरलाइजेशन, यानी स्पाइरलाइजेशन के ज़रिए वो कॉइल होकर और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर जो सेल है इसके न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, और जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगी तो उससे ये क्रोमोसोम्स बनेंगे। और जो क्रोमोसोम्स बने हैं उनके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, यानी इनका जो फॉर्म है दैट इज़ दी डायड। ठीक, और उसके साथ साथ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स, और यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं उनका पेयर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा। और क्यों मूव कर रहा है? ताकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बन सकें। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग दिस फेज। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होगा। एंड फाइनली माइटोटिक अपैरेटस इज फॉर्म्ड। फाइनली माइटोटिक अपैरेटस बन जाएगा। और उसके बाद हम माइटोटिक अपैरेटस को भी डिस्कस करेंगे कि माइटोटिक अपैरेटस क्या है। माइटोटिक अपैरेटस जिसको हम स्पिंडल अपैरेटस भी कहते हैं। इसके अंदर जो है स्पिंडल्स यानी फाइबर्स या रेज हम कहें उनको, वो बनते हैं। दिस अपैरेटस कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फाइबर्स। और इसी अपैरेटस के अंदर 3 अकसाम यानी 3 किस्म के फाइबर्स होते हैं। अब उससे पहले हम फाइबर्स को समझें, हमें यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना चाहिए। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और जहाँ पर ये सेंट्रियोल्स मौजूद हैं इनको हम पोल्स कहते हैं। ये दोनों जो रीजन्स हैं दीज आर दी पोल्स, और इनका जो मिडल वाला रीजन है दैट इज़ दी इक्वेटर। सबसे पहले जो है कंटिन्यूस फाइबर्स हैं। कंटिन्यूस फाइबर्स दीज आर रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल, यानी इस पोल से शुरू होकर और इस पोल तक ख़त्म हो या इस पोल तक आ जाएं, वो उनको हम कंटिन्यूस फाइबर्स कहते हैं। और उसके बाद है डिसकंटिन्यूस फाइबर्स, यानी ऐसे फाइबर्स जो पोल से शुरू हों और इक्वेटर तक ख़त्म हों। मिसाल के तौर पे ये जो
फाइबर्स हैं, दीज आर दी डिसकंटिन्यूस फाइबर्स। और उसके बाद थर्ड वन है एस्ट्रल फाइबर्स। सो दीज आर रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स ओनली एट दी पोल्स, यानी ये सेंट्रियोल से निकलते हैं यहाँ पर पोल्स के रीजन ही पर, और इनका जो काम है पोजीशन मेंटेन करते हैं सेंट्रियोल्स का। बाकी जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फाइबर्स हैं इनका मेनली जो भी फंक्शन होता है वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना होता है। ओके, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है दैट इज़ दी मेटाफेज। मेटा वर्ड की मीनिंग है लेटर। अब यहाँ पर क्या होगा कि डायाड्स विल लाइन अप। जो डायाड्स फॉर्म है क्रोमोसोम्स का वो लाइन अप करेगा इक्वेटर के रीजन पर, और यहाँ पर एक मेटाफेज प्लेट बनेगी। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डायाड्स हैं और वो इक्वेटर पर लाइन अप करते हैं इसी तरह से, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बन जाता है, हम इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। एंड सेंट्रियोल्स एट द अपोजिट एंड्स द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर्स। अब यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुँच चुके हैं, और उसके साथ साथ उनमें से जो स्पिंडल्स निकले हैं वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगी इसी तरह से, ताकि ये जो अटैच हुए हैं इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सकें। और जो थर्ड स्टेज है जिसको हम एनाफेज कहते हैं, जिसकी मीनिंग है मूविंग अवे अपीयरेंस। अब यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रोसोम्स डिवाइड ईच इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स गोज फ्रॉम वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड टू टू क्रोमोसोम विथ अपर एंड लोअर आर्म। अब इसको हम समझें कि इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है, अब सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर ये जो आर्म्स हैं जिससे अटैच्ड हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सो वो क्या होगा कि वो डिवाइड करेगा। अब देखें प्रीवियसली हमने जब एस फेज पढ़ा तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम था वो डुप्लीकेट हो गया था, यानी एस फेज में जिसको हम साइंथिसिस फेज कहते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम था वो रेप्लिकेट हो गया था, वो मोनाड से डायड हो गया था। अभी ये जो फॉर्म है इसका डायड है, और इसके पास जो है दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड, यानी ये जो क्रोमोसोम है इसके पास दो क्रोमेटिड्स हैं, है एक ही क्रोमोसोम पर क्रोमेटिड उसके पास दो हैं, ये डिवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट ये जो डायड है वो कन्वर्ट हो जाएगा दो मोनाड क्रोमोसोम्स में, और यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और वो डायड से मोनाड हो जाते हैं। द स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट एंड क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टू अपोजिट पोल्स, यानी स्पिंडल जो फाइबर्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट वो अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे चले जाएंगे। ओके, सो उसके बाद द लास्ट फेज विच इज़ कॉल्ड द टीलो फेज, एंड द वर्ड टीलो मीन्स एंड। सो सिंपली यहाँ पर क्या होगा कि द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स ऑफ द स्पिंडल्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो अभी पोल्स तक पहुँच चुके हैं, ये इधर आ गया और ये इधर, और एज अ रिजल्ट दी स्पिंडल डिसइंटीग्रेट्स, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड दी न्यूक्लियोलाई रीअपियर्स, और उसके साथ जो न्यूक्लियोलाई है वो रीअपियर होगा। एंड द न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म्स अराउंड दी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर इनवेलप है वो भी फिर से रिफॉर्म होगा, यानी फिर से बनेगा। अब यहाँ पर ये जो सेल है इनका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर चुका है, पर इनका जो साइटोप्लाज्म है वो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ दी साइटोकाइनेसिस। सो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सो प्लांट और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो कुछ डिफरेंट अंदाज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल को डिस्कस कर रहे हैं। सो एनिमल सेल के अंदर क्या होगा कि एक रिंग बनेगी एक्टिन फाइबर्स की इक्वेटर पर, यहाँ पर ये इक्वेटर है। सो ये न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, इनके बीच में एक रिंग बनेगी एक्टिन फाइबर की जो कि माइक्रोफिलामेंट की बनी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म्स अराउंड द सेल इक्वेटर एंड कंट्रैक्ट्स पिंचिंग द सेल इन हाफ। अब जैसे ही ये बनेगा तो ये कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये पिंच कर लेगा यानी सेपरेट कर लेगा दो डॉटर सेल्स को। सो दिस इज दी साइटोकाइनेसिस इन दी एनिमल सेल। और उसके बाद इन एनिमल सेल दी साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीपीटल। अब यहाँ पर इसी पॉइंट को हम समझें कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है हम इसको सेंट्रीपीटल कहते हैं। वो उसके लिए क्योंकि जब यहाँ पर एक्टिन रिंग बनती है तो वो इनवर्ड मूव करती है। सो
इस साइड से भी इन्वर्ट करेगी और इस साइड से भी। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक क्लीवेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इनका जो मूवमेंट है वो इनवर्ट है, इसी वजह से हम इसको सेंट्रीपीडल साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। सो प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो वहाँ पर कुछ वेजिकल्स बनते हैं जो कि गोल्जी बॉडी बना लेता है और वो कलेक्ट होते जाते हैं इक्वेटर पर, जिनको सपोर्ट करता है फ्रेगमोप्लास्ट। सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो वेजिकल्स हैं पहले सेंटर पर बनेंगे, एज ए रिजल्ट ये सेंटर से फिर आगे मूव करते चले आएंगे, ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल है उसी तक। एज ए रिजल्ट ये जो ओवरऑल मिडिल लेमिला है वो बन जाएगा। सो द मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल्स फ्यूज एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म द सेल प्लेट और मिडिल लेमिला। और यहाँ पर ये जो वेसिकल्स हैं वो आपस में फ्यूज होते जाएंगे, एज अ रिजल्ट यहाँ पर इनके बीच में मिडिल लेमिला बन जाएगा। और उसके बाद इट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर देखें तो पहले जो है सेंटर पर डिपोजिशन हुई और उसके बाद ये सेंटर से फिर अवे मूव कर रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी तरफ, या जो सेल वाल है उसकी तरफ। सो यानी ये सेंटर पर बने और फिर अवे हुए सेंटर से, तो उसी वजह से हम इसको कहते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। इसी तरह से जो दो सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सो माइटोसिस की जो अहमियत है हम उसको डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल टू अ मल्टीसेलर स्ट्रक्चर। देखें जैसे ही जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसमें फिर माइटोसिस परफॉर्म होती है। एज अ रिजल्ट वो एक सेल से फर्दर 2 सेल्स, 4 सेल्स, इसी तरह से वो इंक्रीज होते जाते हैं और एक मल्टीसेलर स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसके बाद भी जब मल्टीसेलर स्ट्रक्चर ग्रो करता है फिर भी उसके अंदर जो है माइटोसिस परफॉर्म होती है। उसके बाद है माइटोसिस हेल्प्स इन वियर एंड टियर और द डैमेज इन द बॉडी और टिश्यू। हमारे जो बॉडी के टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो तब वहाँ पर उन्हीं टिश्यू में माइटोसिस होती है और वो जो भी जख्म होते हैं वो भर जाते हैं। और द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज और लॉस्ट पार्ट। और उसके बाद है रीजनरेशन ऑफ डिटेच्ड पार्ट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो लिजर्ड है छिपकली, ये उसकी जो टेल है जब लास्ट हो जाती है तो एज अ रिजल्ट उसमें जो टेल है वो फिर से दोबारा बन जाती है, यानी वो रीजनरेट करती है। सो ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर भी माइटोसिस ही होती है। माइटोसिस इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर जो है माइटोसिस होती है। मिसाल के तौर पे बडिंग इन हाइड्रा। सो ये एक हाइड्रा है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक आउट ग्रोथ है, इस आउट ग्रोथ को हम बड कहते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो बड है वो ग्रो करता जाएगा और एज अ रिजल्ट ये बड बॉडी से जो है डिटेच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा। सो यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्शन हुई, सो इसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल कहते हैं और ये जो है इसके अंदर भी माइटोसिस परफॉर्म होती है। और उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है तो उनके अंदर भी माइटोसिस परफॉर्म होती है। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सो ये थी हमारी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।